नमस्ते दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। और जो कि ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड में ये सभ्यताओं का टॉपिक लगा हुआ है। स्पेशली मैं 4 सभ्यता पढ़नी है। और सबसे पहली सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों एक चीज बता दूं कि पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सारा कंटेंट मैंने लिया है वो मैंने राजस्थान अध्ययन की बुक जो अपने चलती है कक्षा 10 उससे, और पीवाईक्यू सारे पीवाईक्यू इसमें इंक्लूड रहेंगे। एक भी पीवाईक्यू इसके बाहर नहीं जाएगा। और अपने जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो ऑथेंटिक बुक आती है हुकुमचंद जैन और नारायण लाल माली की, उनसे मैंने कंटेंट तैयार किया है। ये सब ऑथेंटिक बुकों से कंटेंट तैयार करने के बाद मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप मुझ पर पूर्ण विश्वास कीजिए, ये सारी चीजें ऑथेंटिक है और फुल डिटेल में यहाँ बताई जाएगी। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। एक बार आप यहाँ से पढ़ लीजिए, फिर आपको दोबारा कहीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरा काम सिर्फ पढ़ना नहीं है, मेरा काम आपके दिमाग में चीजें फिट करवाना है। तो सबसे पहले आप देखिए कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता जो है वो अपने राजस्थान की सभ्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता मानी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट सभ्यता भी कालीबंगा सभ्यता है। कई एग्जाम में देखिए आरपीएससी क्या करती है कि जो प्रमाणिक बुकें होती है वहां से सीधे क्वेश्चन दे देती है। और प्रमाणिक बुक्स में इसकी लोकेशन बता रखी है इस कालीबंगा सभ्यता की, कि जो हनुमानगढ़ जो जिला मुख्यालय है, हनुमानगढ़ का जो डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर है, हेड क्वार्टर जहां भी कहो, उस हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से पश्चिम व पूर्व दिशा की स्थिति में कालीबंगा सभ्यता स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखें, पश्चिम पूर्व दिशा में ये कौन सी सभ्यता स्थित है? कालीबंगा सभ्यता। किसके? हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से। ये दो नदियों के संगम पर पहले स्थित थी, सरस्वती और दृष्टि। ये दोस्तों सब जानते हैं, सरस्वती व दृष्टि या दृष्टि ऐसी कुछ नाम है, उनके संगम पर स्थित है। लेकिन आपको ध्यान रखना, ये जो दो नदियां निकल रही है, ये सरस्वती और एक दृष्टि मान लो, इनके, ये सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, इनके बाएं किनारे स्थित है, यानी इनकी लेफ्ट हैंड साइड में कालीबंगा सभ्यता स्थित है। मैंने यहाँ मैप से थोड़ा समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि आजकल आरपीएससी बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछती है। तो इन सरस्वती व दृष्टि नदियों के बाएं किनारे स्थित है और हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के पश्चिम और पूर्व दिशा पर कालीबंगा सभ्यता की लोकेशन है। ये जो सरस्वती व दृष्टि नदियां हैं, इन नदियों का वर्तमान नाम क्या है? गग्गर नदी है। अब हम भाई हमें कैसे पता चला कि गग्गर का ही पुराना नाम ये है या इनका ही वर्तमान नाम गग्गर है? तो इस पर एक सर्वे किया और उस सर्वे करने वाले आदमी का नाम है ओरेल स्टेन। ये क्वेश्चन आरएस में पूछा गया है दोस्तों, और यही फैक्ट मैंने यहाँ लिया है। ओरेल स्टेन क्या है? ओरेल स्टेन। इस ओरेल स्टेन ने एक सर्वे किया, उसका नाम रखा ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। उसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। लॉस्ट सरस्वती रिवर, सरस्वती से स्टेन को अपसेट करना, सरस्वती रिवर पर जो सर्वे हुआ ये लिखने वाले ओरेल स्टेन है। ऐसा क्वेश्चन आया था कि इनके ये कार्य किसने किया? ओरेल स्टेन ने। ठीक है, तो इन्हीं के प्रयासों से, ओरेल स्टेन के प्रयासों से ही हम इन प्राचीन नदियों को गग्गर नदी के रूप में जान रहे हैं। अब देखिए, ये सीधे फैक्ट उठाया है मैंने, ये हड़प्पा से भी प्राचीन सभ्यता है। ये राजस्थान अध्ययन में सीधी सी लाइन दे रखी है और आपके पता है ना, नीचे 4-5 ऑप्शन आ जाएंगे, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो आपको पता होना चाहिए कि कालीबंगा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। एक ये फैक्ट है। दूसरा,
आज से लगभग 6000 वर्ष से भी ये अधिक पुरानी सभ्यता है। ये भी फैक्ट राजस्थान अध्ययन में दे रखा था। तो हड़प्पा से भी प्राचीन है और आज से 6000 वर्ष से भी अधिक ये प्राचीन है। इसके अलावा मैंने एनसीईआरटी का फैक्ट है और इसमें इसकी जो डेट दे रखी है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व है। 2600 से 1900, 6 का इधर 9 कर देना, 2 का 1 कम कर देना, है ना। तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व एनसीईआरटी में फैक्ट दे रखा था। और कार्बन जो डेटिंग पद्धति है C14, उसके अकॉर्डिंग जो इसका टाइम पीरियड निकलता है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये इनके कालक्रम से संबंधित फैक्ट है। हालांकि कम ही पूछे जाते, फिर भी आपके दिमाग में होने चाहिए कि हड़प्पा से भी प्राचीन है, आज से 6000 साल से भी अधिक पुरानी है। अब आप ये दिमाग में लगाने बैठ जाओ कि यहाँ 6000 कह रहे हो, यहाँ पर जो फैक्ट लिख रखा था मैंने आपके सामने रखा है। अब उसके ऑप्शन पर निर्भर करेगा कि आपका आंसर क्या होगा। ये बात समझ में कि ऑप्शन में क्या कह रखा है। तो आज से 6000 वर्ष से भी पुरानी है, 2600 से 1900 ईसा पूर्व ये एनसीईआरटी में दे रखा था, और 2350 से 1750 ईसा पूर्व ये कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, ये तो होगी इसके टाइम पीरियड वाली बात। अब इसकी जानकारी किसने दी, खोज किसने की, उत्खनन किसने किया, इनके बारे में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आइए एलपी टेसीटोरी, इटली का नागरिक है, शायद आपने सुना होगा नाम इसका, एलपी टेसीटोरी। इस विद्वान ने, एलपी टेसीटोरी ने सर्वप्रथम इसकी क्या दी, जानकारी। क्या दी दोस्तों, जानकारी। खोज उसने सिर्फ और सिर्फ एक जानकारी, इंफॉर्मेशन दी कि यहाँ ऐसी कोई सभ्यता हो सकती या है। तो ऐसी जानकारी किसने दी, एलपी टेसीटोरी। उसके बाद 1952 सन 1952 इंपॉर्टेंट सन है, कई 51-52 भी दे रखा है, लेकिन जो प्रमाणित पुस्तक है उसमें 1952 ही है। 1952 में इसकी खोज या इस सभ्यता को प्रकाश में लाने का काम जिस आदमी ने किया उसका नाम है अमलानंद घोष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमलानंद घोष ने इनको प्रकाश में लाने का काम, इसकी खोज करने का काम, ये सारा काम अमलानंद घोष ने किया। और अमलानंद घोष कौन है, अमलानंद घोष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के वो महानिदेशक थे। राजस्थान पुरातत्व के नहीं, एक बार क्वेश्चन में घुमा दिया था, तो ये ध्यान रखें कि अमलानंद घोष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक है जिन्होंने इसकी खोज की। अब 1961 से 69 के मध्य इसका क्या हुआ, उत्खनन हुआ। उत्खनन में मुख्य रूप से 2 आदमी फेमस माने जाते हैं, बीबीलाल और बीके थापर। बीबी का मतलब ब्रजवासी, लाल और इसका है ब्रज किशोर, ऐसा कुछ नाम है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, बीबीलाल, बीके थापर, एमडी खरे, और ये 3 नाम तो फेमस है, राजस्थान अध्ययन में दे रखे हैं, ये तो आपको ध्यान रखना। इसके अलावा आरपीएससी कभी कभी क्या, आरपीएससी बहुत डीप सवाल पूछती है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति कालीबंगा से संबंधित नहीं, तो आपको ये 6-7 नाम याद होने चाहिए, बीबीलाल, बीके थापर, एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव, एसपी श्रीवास्तव, एसपी जैन और जेपी जोशी। ये नाम ध्यान रखें, बीबीलाल, बीके थापर, एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव, एसपी श्रीवास्तव। 2 श्रीवास्तव है, एक केएम श्रीवास्तव और एक एसपी श्रीवास्तव, और एक जैन है जिसका नाम है एसपी जैन, और एक जोशी है जिसका नाम है जेपी जोशी, जगतपति जोशी, है ना। तो ये 7 नाम आप ध्यान रखें, बीबीलाल, बीके थापर, एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव और एसपी श्रीवास्तव, एसपी जैन और जेपी जोशी, ये इनके उत्खनन से संबंधित लोग हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कालीबंगा में एक शब्द आ रहा है बंगा।
काली का मतलब काला, और बंगा का जो अर्थ होता है, बंगा एक पंजाबी भाषा का शब्द है। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि बंगा किस भाषा का शब्द है, तो आपको ध्यान रखना है पंजाबी भाषा का शब्द है, और पंजाबी के अंदर इसका अर्थ होता है चूड़िया। बंगा का मतलब होता है चूड़िया, तो काली बंगा का अर्थ हो गया काले रंग की चूड़िया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बंगा पंजाबी का अर्थ है जिसका अर्थ चूड़िया होता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो उत्खनन हुआ है, इसका उत्खनन टोटल 5 स्तरों पर हुआ है। कितने स्तरों पर हुआ है? 5 स्तरों पर। ये सीधा फैक्ट आपके बुक में दे रखा है, तो पूछा जा सकता है कि कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तर पर हुआ है? 5 स्तर पर हुआ है, जिसमें प्रथम और द्वितीय दो जो स्तर है, 2 स्तर का संबंध प्राक हड़प्पा से। अब प्राक का संबंध होता है प्राचीन, तो प्राक हड़प्पा का मतलब 2 स्तर ऐसे हैं जिनका संबंध प्राक हड़प्पा से, यानी वो हड़प्पा से भी प्राचीन है। जो हड़प्पा सभ्यता है उनसे भी प्राचीन है। 2 स्तर, प्राक हड़प्पा समझ गए, यानी हड़प्पा से भी प्राचीन है। और 3 स्तर ऐसे हैं जिनका संबंध हड़प्पा कालीन है, यानी हड़प्पा काल से संबंध रखते हैं। ये हड़प्पा से भी प्राचीन है और ये हड़प्पा के काल की है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्राक हड़प्पा से संबंधित क्या क्या अवशेष मिले। कुछ फेमस अवशेष है जिनके नाम आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे भूकंप के अवशेष, परकोटा, दोहरी फसल, एक साथ 2 फसलें उगाई जाती है, और जुते हुए खेत के साक्ष्य। सबसे प्राचीनतम है वैसा, सबसे प्राचीनतम जुते हुए खेत के साक्ष्य यही मिले। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो खेत के जो साक्ष्य मिले हैं, इन खेत के साक्ष्यों की जो लोकेशन है वो दक्षिण पूर्व में। किसके दक्षिण पूर्व में? इस सभ्यता के दक्षिण पूर्व के अंदर ये दक्षिण पूर्व में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। आई बात समझ में? तो ये 4 चीजें हैं प्राक हड़प्पा से संबंधित। इन 4 स्थलों को अच्छे से ध्यान रखें। एक एग्जाम में पूछा भी गया था कि जुते हुए खेत के साक्ष्यों का संबंध है। ऑप्शन में प्राक हड़प्पा था और एक हड़प्पा भी था। आई बात समझ में? इसलिए आपको ये 4 चीजें आप ध्यान रखें। भूकंप, देखिए भूकंप आएगा तो भूकंप आने पर आदमी परकोटे में चला जाएगा, है ना, और परकोटे में जाएगा। अब उसके बाद में वो क्या करेगा? दोहरी फसल उगाएगा। दोहरी फसल उगाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? खेत को जोतना ही पड़ेगा। तो 2 कंडीशन ध्यान रखो, भूकंप आने पर परकोटे में जाएगा और दोहरी फसल के लिए खेत को जोतना पड़ेगा। भूकंप आने पर परकोटे में और दोहरी फसल के लिए खेत को जोतना पड़ेगा। तो ये चारों फैक्ट प्राक हड़प्पा से, यानी हड़प्पा से भी प्राचीन है इनका टाइम पीरियड, है ना। और ये है जुते हुए खेत के साक्ष्य की लोकेशन दक्षिण पूर्व में है। ये बात समझ रहे हैं। लेकिन ये दक्षिण पूर्व किनके, जो सभ्यता है उस सभ्यता की जो दीवारें है ना प्राचीर, उस प्राचीर के दक्षिण पूर्व में। ये फैक्ट ऑथेंटिक बुक में दे रखा था, इसलिए मैंने यहाँ दिया है। अब हड़प्पा काल से संबंधित सुनियोजित नगर जो है, सुनियोजित नगर, देखिए एक आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हड़प्पा काल का जो नगर एकदम व्यवस्थित बसा हुआ नगर है, सुव्यवस्थित नगर है। ठीक है, सुनियोजित नगर है। इसमें 2 टीले बने हुए हैं। एक पश्चिम दिशा की तरफ टीला बना हुआ है जिसे पश्चिमी टीला, और पूर्वी दिशा की तरफ एक टीला बना हुआ है पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। पश्चिमी जो टीला है उस पश्चिमी टीला को पर दुर्ग बना हुआ है और उसको गढ़ी क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़ी क्षेत्र। पश्चिमी टीले को पर दुर्ग बना हुआ है, गढ़ी क्षेत्र कहते हैं। और जो पूर्वी टीला है उस पूर्वी टीला को निचला नगर कहते हैं। कौन सा नगर कहते हैं? निचला नगर कहते हैं। अब पश्चिम टीला जो है वो थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि दुर्ग है तो दुर्ग छोटे जगह में होगा, इतना विस्तृत नहीं होगा। लेकिन अगर कोई नगर है वो बड़ा है, इसका क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा है। इस टीले में, जो दुर्ग में क्या क्या मिले हैं? 7 अग्निवेदिकाएं मिली है। 7 अग्निवेदिकाएं
कई कई इनकी जगह हवन कुंड भी आ जाता है कि 7 हवन कुंड मिले। तो अग्नि वेदिका कहो या हवन कुंड कहो या हवन कुंड, यहाँ लिख देता हूं। ठीक है, या हवन कुंड कहो तो भी एक ही बात है। प्रशासनिक भवनों के अवशेष मिले हैं, सही बात है। अंडाकार या गोलाकार कुएं मिले, यानी घरों के अंदर कुएं मिले हैं जो अंडाकार है या फिर इन्हें आप गोलाकार कह सकते हो। और ईंटों के बने चबूतरे मिले हैं। पूर्वी टीला को निचला नगर कहता है। ये नगर बहुत ही बड़ा है इसकी तुलना में, और इनमें सामान्य भवनों के अवशेष मिले हैं। तो सामान्य भवनों के अवशेष कहां से मिलेंगे? नगरों से। प्रशासनिक भवनों के अवशेष कहां से मिलेंगे? दुर्ग से, यानी पश्चिमी टीले से। ये चीजें थोड़ा ध्यान रखें। सुनियोजित नगर को पश्चिम टीला, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला है वो छोटा है, और नगर वाला जो टीला है निचला नगर, वो थोड़ा सा निचला नगर बड़ा है। यहाँ से 7 अग्निवेदिका है, प्रशासनिक भवन, गोलाकार या अंडाकार कुएं मिले घरों के अंदर, और ईंटों के चबूतर है। यहाँ से जो नगरों में सामान्य भवनों के अवशेष मिले हैं। और दोस्तों, जो दुर्ग है और निचला नगर है, इन दोनों के क्या बनी हुई है? दीवारें बनी हुई, दोहरी दीवार। यानी जो सुनियोजित नगर की जो दुर्ग क्षेत्र और ये जो है ना, इनके दोनों ओर क्या बनी हुई है? चलो मैं यहाँ लिख देता हूं भाई। जो पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, तो इनके चारों ओर दोहरी दीवारें बनी हुई है। चारों ओर कैसी बनी हुई है? दोहरी दीवारें बनी हुई है। और ये दीवारें कच्ची ईंटों से बनी हुई है। दीवारें कच्ची ईंटों से बनी हुई है ना? क्या बनी हुई है? दोहरी दीवारें बनी हुई है। तो दोहरी दीवारें है और कच्ची ईंटों से बनी हुई है, और इनके दोनों ओर जो किसका लेप है? मिट्टी का लेप किया गया है। जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते हो तो दीवारों पर मिट्टी का लेप होता है ना, वैसे ही यहाँ दीवारों के ओर मिट्टी का लेप है। तो हाँ, तो दोस्तों अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि उत्खनन हुआ और उत्खनन से इससे कौन कौन से अवशेष मिले हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ये सारे अवशेष इम्पोर्टेंट है और ऑथेंटिक बुकों में दे रखे हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना जरूरी है। गाय के मुख वाले प्याले, यानी वहां से जो प्याले मिले ना, वो प्याले की जो आकृति है उनकी, वो गाय के मुख जैसी है। तो गाय के मुख वाले प्याले या गौमुख प्याले ऐसे भी हो सकता है। तांबे के बेल, यानी बेल मिले, वो तांबे से बने हुए थे। बेल किससे बने हुए थे? तांबे से। क्वेश्चन, इसका मतलब तांबा धातु से वो लोग परिचित थे। यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि तांबे से भी परिचित थे। तो तांबे के बेल। हाथी दांत के कंगे, हाथी दांत के कंगे, यानी जो कंगे बने होते हैं ना बाल बनाने के लिए, तो बाल संवारने के लिए, वो कंगे हाथी दांत के बने हुए थे। तो हाथी दांत के कंगे। ऊंट की हड्डियां, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऊंट की हड्डियां, यानी इसका मतलब वहां के लोग ऊंटों से परिचित थे, ऊंट पालते थे, तो ऊंट की हड्डियों के अवशेष वहां पर मिले। मिट्टी, मिट्टी की वृषभ आकृति, मिट्टी होती है उसकी वृषभ आकृति। वृषभ आकृति का मतलब आप इस बेल से लगा सकते हो ना, तो मिट्टी की वृषभ आकृति। और ये वृषभ आकृति इतनी फेमस है, क्यों फेमस है? क्योंकि ये अपने कला कौशल के कारण कालीबंगा में ये वृषभ आकृति फेमस है,
क्योंकि उसके सिर को, इस वृषभ के सिर को उसके धड़ से अलग कर सकते हैं और वापस लगा भी सकते हैं। इसलिए ये मिट्टी की वृषभ आकृति वहां की फेमस कलाकृति है, कला कौशल के हिसाब से फेमस है। इसके अलावा वहां मिट्टी से बनी हुई कुत्तों की मूर्तियां मिली, भेड़ियों की मूर्तियां मिली, चूहों की मूर्तियां मिली और हाथी की प्रतिमाएं मिली, है ना। तो मिट्टी से बनी हुई कुत्तों की, भेड़ियों की, चूहों की और हाथियों की प्रतिमाएं वहां से मिली। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, कुत्ता, भेड़िया, चूहा और हाथी की प्रतिमाएं पाई गई मिट्टी से बनी हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा, एक ऐसा बगुले मिला जो अपने पंख फैलाए हुए है। ध्यान रखना दोस्तों, पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा भी यहीं से मिली। आप आगे और ध्यान रखेंगे, कांसे का दर्पण, कांसे का यानी जो दर्पण मिला वो दर्पण किसका बना हुआ है? कांसे का। तो कांसे का, देखो धातुओं में दो आ गई, तांबा आ गया और कांसा आ गया। तो कांसे का दर्पण मिला। कांच की मणियां या कांच के मनके, कांच की मणियां या कांच के मनके वहां से मिले। स्वास्तिक चिन्ह, जो स्वास्तिक चिन्ह होता है अपने घरों में अपन बनाते हैं अक्सर, तो वो स्वास्तिक जो चिन्ह है उस स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष वहां से मिले। सोने, मूंगे और सीपों के आभूषण मिले, यानी वहां पर, इसका मतलब देखो यहाँ पर थोड़ा सा और एक ध्यान दो, इस धातु से भी वो लोग परिचित थे। तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर सोने के, मूंगों के और सीपों के आभूषण वहां पाए गए। ये ध्यान रखें, सोने, मूंगे और सीपों के आभूषण मिले। दोहरी रक्षा प्राचीर, हमने पहले भी पढ़ा कि वहां पर दोहरी रक्षा प्राचीर बनाई गई है। तो दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिलते हैं। दोहरी रक्षा प्राचीर एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बच्चे की खोपड़ी में, बच्चे की खोपड़ी में, बच्चे की कंकाल के अंदर उसमें 6 छेद पाए गए। कितने छेद पाए गए? 6 छेद। वैसे यूं नहीं पूछा जाएगा कि कितने छेद है, लेकिन यह है कि उसकी खोपड़ी में 6 छेद पाए गए। वो यह दर्शाता है कि उस समय मस्तिष्क सोज बीमारी से वो लोग परिचित थे, एवं या यूं कह सकते हैं कि शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते। तो जो 6 छेद है उस 6 छेद के आधार पर मस्तिष्क सोज बीमारी या शल्य चिकित्सा के प्रमाण वहां पाए गए हैं। हाँ तो दोस्तों, यहाँ से धनी लोगों के आवासों के अवशेष मिले, यानी अमीर लोगों के भी आवास यहाँ पाए गए। अब यहाँ से आप ये मत लगा देना कि ये सभ्यता अमीर, मतलब अमीरों की सभ्यता है, नहीं। आखिर ये सभ्यता तो कौन सी है? दीनहीन की सभ्यता है, ठीक है। तो धनी लोगों के आवास के अवशेष यहाँ से मिले। मकानों में, जो वहां के जो मकान बने हैं, मकान की विशेषता और अलग से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार ध्यान रखें कि मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। कच्ची ईंटों से तात्पर्य यह है कि वो ईंटें धूप में सुखाई जाती थी या धूप में पकाई जाती थी। ये थोड़ा ध्यान रखें। इस कारण इस सभ्यता को दीनहीन की सभ्यता कहते हैं, क्योंकि वहां कच्ची, देखो कथन और कारण में आ सकता है कि कालीबंगा सभ्यता के मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता, और एक स्टेटमेंट आ सकता है कि इसे दीनहीन की सभ्यता कहते हैं। तो कथन होगा कि कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन की सभ्यता कहते हैं, कारण मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता है, इस कारण इसे दीनहीन की सभ्यता कहते हैं। यहाँ की जो सड़कें हैं वो 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती हैं, और ये जो फैक्ट है ना 5 से 5.5 मीटर तक ये चौड़ी है। ये उस बुक में, ऑथेंटिक बुक जो आपकी है नारायण लाल माली और हुकुम चंद जैन वाली जो बुक है उसमें दे रखा था कि 5 से
5 से 5.5 मीटर चौड़ी है और उन सड़कों के किनारों पर नालियां बनी हुई है। ठीक है, इसको मैं बाद में बताता हूँ। अब यहाँ पर एक ईंटों से रिलेटेड आप थोड़ा सा दिमाग में रखें कि कच्ची ईंटों का प्रयोग कहाँ होता है? मकानों में। मकानों में तो कच्ची ईंटें का प्रयोग होता है, बट पक्की ईंटें भी वहां यूज हुई है। और पक्की ईंटें कहाँ यूज हुई है? एक तो वहां की जो नालियां है, नालियां पक्की ईंटों से बनी हुई है। इसके अलावा नालियां लकड़ी से बनी हुई है। तो लकड़ी की नालियां भी है और पक्की ईंटों की नालियां भी है, दोनों से बनी हुई है, लकड़ी और पक्की ईंटों से। इसके अलावा पक्की ईंटों से एक तो नालियां बनी हुई थी, एक पक्की ईंटों से वहां शौचालय भी बने हुए हैं और पक्की ईंटों की वहां कुछ भट्टियां बनी हुई है, भट्टी बनी हुई है। ये भट्टी है और यहाँ पर मैंने लिखा भट्टे। जो बड़े बड़े भट्टे होते हैं ना ईंट पकाने के, उनके कोई अवशेष नहीं मिले। तो ईंट पकाने के भट्टे के अवशेष वहां से नहीं मिले। ये बात समझ जाए, ईंट पकाने के भट्टों के अवशेष वहां से नहीं मिले। वहां पर देखो गेहूं, जौ, चना, बाजरा, सरसों, इन फसलों के अवशेष पाए गए। गेहूं के, जौ के, चना के, बाजरा के और सरसों के। ऑप्शन में चावल भी दे रखा होगा, लेकिन ध्यान रखें चावल के अवशेष वहां नहीं पाए गए। इंपॉर्टेंट है, गेहूं और जौ, चना, बाजरा, सरसों के अवशेष तो मिले, बट चावल के अवशेष वहां नहीं मिले। आपको बता दें कि वहां पर एक साथ दो फसल उगाने का प्रचलन था। एक साथ दो फसल उगाने का प्रचलन था। एक बात समझे, गेहूं और जौ को भी साथ में उगा सकते थे। तो एक साथ दो फसल उगाने का प्रचलन था। इसे दोहरी फसल प्रणाली भी कहते हैं। ये विशेषता है। या ईंटों की बात कर ली, नालियों की बात कर ली, नालियां लकड़ी और पक्की ईंटों से बनी होती है। शौचालय भी पक्की ईंटों से और भट्टी भी पक्की ईंटों से। बट ईंट पकाने के भट्टों के अवशेष नहीं मिले और चावल के अवशेष भी वहां नहीं मिले। मकानों की कुछ विशेषताएं है वो देख लेते हैं। पहला लिख रखा है मैंने, मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मकानों में यहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो दे रखा है, छत पर कवेलू या अपनी देसी भाषा में केलू। केलू नहीं है, आज भी आप पीएसयू क्षेत्र में जाओ तो आपको मकानों की छत पर केलू मिलते हैं, लेकिन कालीबंगा सभ्यता की जो छत थी उस छत पर केलू नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केलू नहीं है। अब केलू नहीं है तो क्या है? उनकी छत पर लकड़ी की बलियां है। उन लकड़ी की बलियों पर मिट्टी का लेप किया जाता है, गारे का लेपन कर देते हैं उन मिट्टी की बलियों पर। फर्श पर चिकनी मिट्टी का लेपन किया जाता है, एकदम चिकना बना दिया जाता है चिकनी मिट्टी से। और प्लास्टर में गारे का उपयोग, और प्लास्टर अपन करते हैं ना अभी सीमेंट से, तो वहां प्लास्टर नहीं करते बल्कि गारे से उसको लिपा जाता है। और आज भी बहुत, आप डीएसपी क्षेत्र में जाओ तो मकानों को वहां प्लास्टर के रूप में गारे का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्लास्टर के रूप में गारे का उपयोग किया गया। फर्श पर चिकनी मिट्टी से लेपन, लकड़ी की बलियों पर मिट्टी का लेप करके छत बनाई गई। छत पर केलू नहीं थे और कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ मकानों में। ओनली एक फर्श ऐसा मिला इस कालीबंगा सभ्यता में, एक फर्श ऐसा मिला जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ। और अलंकृत ईंटों में भी अलंकृत जो आकृति थी वो प्रतिच्छेदी व्रत थे, यानी सर्कल जो थे वो प्रतिच्छेदी थे। वो अलंकृत ईंटों का प्रयोग ओनली एक फर्श पर ही मिला है। अब एक विशेषता, खास विशेषता आ रही है जो पूरे हड़प्पा सभ्यता में सिर्फ और सिर्फ यहीं पर है। वो एक तो यह है कि यहाँ के किवाड़ पर ऊपर की ओर छेद पाया गया। यहाँ की जो दरवाजे हैं उन दरवाजों में ऊपर की ओर एक छेद मिला है ना। दूसरी चीज,
यहाँ की एक मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन है, व्याघ्र का अंकन है, व्याघ्र का अंकन है। ओनली यहीं पर है। इसका मतलब पूरे हड़प्पा सभ्यता में यही कालीबंगा के अंदर ही किवाड़ पर ऊपर की ओर एक छेद मिला और मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन मिला। ये दो विशेषता कालीबंगा की स्पेशल आ जाती है। ये बात समझ में, तो ये चीजें थी। हाँ तो दोस्तों, हाँ अब यहाँ बर्तनों की बात करते हैं। बर्तन जो है वो मिट्टी के ही बने हुए हैं, तो बर्तन मिट्टी के बर्तन पाए गए। बर्तनों की ये विशेषता है कालीबंगा के बर्तनों की। देखिए यहाँ आ सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या सत्य है, और ऐसा लिखा हुआ आएगा कालीबंगा के बर्तन मोटे एवं भारी है। सही है या गलत? तो भाई साहब गलत है, क्योंकि कालीबंगा की जो मिट्टी के बर्तन है वो पतले हैं और हल्के, पतले और हल्के हैं। और दूसरी विशेषता बर्तनों की यह है कि उन बर्तनों में सुंदरता और सुडौलता, इन दोनों का अभाव है। क्या है इन दोनों का अभाव? ना तो इन बर्तनों की कोई सुंदरता है, ना ही इनमें कोई सुडौलता है। तो कालीबंगा के बर्तन पतले हैं, हल्के हैं, इनमें सुंदरता नहीं है, इनमें कोई सुडौलता नहीं, यानी सुंदरता और सुडौलता का इनमें अभाव पाया गया है। इनके जो बर्तन है वो लाल रंग, उनपे लाल रंग तो चढ़ा हुआ है और लाल रंग पर काली और सफेद रंग की धारियां बनी हुई है। लाल रंग के बर्तन जिन पर काली और सफेद रंग की रेखाएं बनी हुई है। इसके अलावा इन बर्तनों पर फूल पत्तियों का अलंकरण है, फूल पत्तियों का इन पर अलंकरण है। इन पर मछली के चित्र बने हुए हैं, कछुए के चित्र बने हुए हैं, बतख के चित्र बने हुए हैं एवं हिरण के चित्र बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो बर्तन पाए गए वो लाल रंग के हैं, जिन पर काली और सफेद रेखाएं बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ के बर्तनों पर हिरण के चित्र पाए गए, कछुए के चित्र पाए गए, बतख के चित्र पाए गए और मछली के चित्र पाए गए। तो मछली, कछुआ, बतख और हिरण के चित्र पाए गए और इन पर फूल पत्तियों के चित्र बने हुए हैं। किन पर? यहाँ के बर्तनों पर। कालीबंगा से जो मृदभांड मिले हैं उन मृदभांडों को सोंथी मृदभांड परंपरा के नाम से जानते हैं। सोंथी मृदभांड परंपरा ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मृदभांड है वो सबसे पहले सोथी में मिले। सोथी बीकानेर में है ना, शायद बीकानेर है, तो सोथी से मिले और बाद में कालीबंगा में मिले, इसीलिए इसका नाम पड़ गया। कालीबंगा की जो मृदभांड परंपरा है वो सोथी मृदभांड परंपरा कहलाती है, क्योंकि पहले सोथी से ये मृदभांड मिले। इसके अलावा जो गोलाकार बांड है, ये बड़े बड़े गोलाकार बांड जिनका उपयोग गंदे पानी को बाहर निकालने या जमीन में सोखने के लिए किया जाता है। तो गोलाकार बांड का उपयोग गंदे पानी के लिए किया जाता है ताकि वो गंदा पानी जमीन में सोख जाए, इसीलिए उन गोलाकार बांड का उपयोग किया जाता है। तो लिपि के अवशेष मिलते हैं कालीबंगा से, और यहाँ से जो लिपि मिली वो लिपि जो है वो सिंधु लिपि के समान है। कालीबंगा से जो लिपि के अवशेष मिले वो सिंधु लिपि के समान है। यहाँ पर लिपि में कुछ ओवरलैपिंग पाई गई। लिपि में क्या पाई गई? ओवरलैपिंग। जब ऐसी ओवरलैपिंग होती है तो ऐसी लिपि ब्रुस्टोफैगन लिपि भी कहलाती है। और इस ओवरलैपिंग के माध्यम से ये पता चल गया था कि ये लिपि राइट से लेफ्ट है ना, राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, यानी दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये लिपि इधर से इधर यानी राइट से लेफ्ट या दाएं से बाएं लिखी जाती है। तभी हम नॉर्मल कैसे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट, बट ये लिपि राइट से लेफ्ट लिखी जाती है।
इसे आज दिन तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है प्रॉपर। और इस लिपि के जो अवशेष पाए गए वो मिट्टी के जो बांड मिले, उन मिट्टी के बांडों पर इस लिपि के अवशेष थे और मुहरों पर इस लिपि के अवशेष मिले गए। तो मुहरों पर और मिट्टी के बांडों पर इस लिपि के अवशेष मिले हैं, जो लिपि सिंधु लिपि के समान है। और यहाँ ओवरलैपिंग के माध्यम से ये पता चला कि सबसे पहले यहीं पर पता चला कि ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसके अलावा इसे बहुदायनिक क्षेत्र भी कहते हैं। संस्कृत साहित्य में इसे बहुदायनिक क्षेत्र कहा गया है। संस्कृत साहित्य में इसे बहुदायनिक क्षेत्र कहा गया है। यहाँ विशिष्ट लोगों के लिए मुख्य प्रासाद के अवशेष मिले, यानी प्रासाद यानी महल होता है, तो विशिष्ट लोगों के लिए मुख्य प्रासाद के अवशेष मिले हैं और इनकी जो आकृति है वो सम चतुर्भुजाकार है। विशिष्ट लोगों के लिए जो प्रासाद पाए गए मुख्य प्रासाद, उनकी जो आकृति वो सम चतुर्भुजाकार है। यहाँ से कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, यानी यहाँ चिरायु कब्र के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कब्रें मिली हैं। उन कब्रों से हमें समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से समाधान किया जाता था कालीबंगा में। तो समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। यहाँ युगल समाधियों के अवशेष पाए गए, यहाँ पर कलश समाधान के अवशेष मिले हैं। तो कब्रिस्तान से संबंधित आप ये ध्यान रखें कि समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है, युगल समाधियों के अवशेष मिलते हैं और कलश समाधान के अवशेष मिलते हैं। यहाँ पर बलि प्रथा का प्रचलन था, ऐसा हमें अवशेष मिले हैं। तंदूर की आकृति के चूल्हे यहाँ पाए गए, यानी तंदूर या रोटियां शायद बनती होगी, तो ये ध्यान रखें तंदूर की आकृति के चूल्हे यहाँ पाए गए हैं। यहाँ एक मरण पट्टिका यानी एक मिट्टी की पट्टी पर सींग युक्त देवता की प्रतिमा है। इससे आप पता लगा सकते हैं कौन से देवता है। ये बात समझ में, पशुपतिनाथ हो सकते हैं। तो मरण पट्टिका पर सींग युक्त देवता की प्रतिमा है। सिक्कों पर व्याघ्र के अंकन है, हमने पहले भी पढ़ा। इसके अलावा एक महिला कुमारी देवी का चित्र है। कुमारी देवी का भी एक चित्र, व्याघ्र और कुमारी देवी का। खेत में ग्रिड पैटर्न के निशान दिखाई दिए, यानी जुता हुआ खेत है इसलिए वहां ग्रिड पैटर्न के साथ निशान दिखाई देते हैं। इस तरह का ये ग्रिड पैटर्न है और ये ग्रिड पैटर्न ऐसे समकोण पर काटते, इस प्रकार का ग्रिड पैटर्न यहाँ दिखाई दिया। यहाँ से 3 मानव आकृतियां मिली है। 3 मानव आकृतियां जो है वो भग्न अवस्था में पाई गई है। और यहाँ पर जो आयताकार जो मरण मुद्राएं थी, आयताकार जो मिट्टी की मुद्राएं थी, उन आयताकार मिट्टी की मुद्राओं पर ये मानव आकृतियां पाई गई जो जोर आजमाइश करती हुई प्रतीत होती है। तो मानव आकृतियों के अवशेष भी यहाँ मिले हैं। खेतों में ग्रिड पैटर्न के निशान मिले हैं। सिक्कों पर व्याघ्र और महिला कुमारी देवी का अंकन है। मरण पट्टिका पर सिंहयुक्त देवता का अंकन है। तंदूर की आकृति के यहाँ चूल्हे मिले हैं। यहाँ बलि प्रथा के अवशेष पाए जाते हैं और यहाँ कब्रिस्तान के अवशेष मिले जिन्हें चिरायु कब्र के नाम से जाना जाता है। और इन कब्रिस्तान के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ समाधान कैसे होता था, इसकी जानकारी पूरी मिलती है। यहाँ युगल समाधियों के अवशेष है और यहाँ कलश समाधान के अवशेष पाए गए हैं। अब यहाँ कुछ फैक्ट और देखिए। ये जो कालीबंगा है वो स्वतंत्र भारत का प्रथम स्थल है जिसका उत्खनन किया, यानी जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहला स्थल कालीबंगा ही था जिसका उत्खनन किया गया। तो आजादी के बाद सबसे पहले अगर उत्खनन किसी का हुआ तो वो कालीबंगा का हुआ। देश में देखो सबसे बड़ी जो सभ्यता है अपने भारत में वो है राखीगढ़ी। पहले नंबर पर है राखीगढ़ी हरियाणा में है। दूसरे नंबर पर आती है धोलावीरा गुजरात में और तीसरे नंबर पर है अपनी कालीबंगा। तीसरे नंबर पर अपनी कालीबंगा सभ्यता है, यानी देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है कालीबंगा। देश का तीसरा सबसे बड़ा स्थल है। और एक फैक्ट और आ जाएगा कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसको कहा है? कालीबंगा को
तीसरी राजधानी कहाँ है सिंधु घाटी साम्राज्य की? ये कथन डॉक्टर दशरथ शर्मा का है। अब इसके कुछ उपनाम है इस सभ्यता के। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ कांसे से संबंधित धातुओं के वो अवशेष मिले। तो कांस्य युगीन सभ्यता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। ये कौन सी सभ्यता है? ताम्र युगीन मत करना, कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता है, ग्रामीण नहीं है, ध्यान रखना, नगरीय है। हड़प्पा कालीन है। इसे सैंधव सभ्यता भी कह सकते हैं, इसे गरीबों की सभ्यता कह सकते हैं, या दीनहीन की सभ्यता कह सकते हैं। यह साक्षर लोगों की सभ्यता है। ये इसे मात्र सत्तात्मक सभ्यता भी कहा जा सकता है। यानी यहाँ का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था, साक्षर था, गरीब और दीनहीन था। सैंधव सभ्यता कह सकते, हड़प्पा कालीन कह सकते। ये एक नगरीय सभ्यता थी और कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। मुहर से संबंधित अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई बेलनाकार मुहरें कहाँ से मिली, आंसर होगा कालीबंगा। या यूं आ जाए मिट्टी की मुहरें कहाँ से मिली, आंसर होगा कालीबंगा। या यूं आ जाए मेसोपोटामिया की मुहरें कहाँ से मिली, और आंसर होगा कालीबंगा। बेलनाकार मोहर या मिट्टी की मोहर या मेसोपोटामिया की मोहर, तीनों का आंसर होगा कालीबंगा। खिलौना बैलगाड़ी, यहाँ पर खिलौना बैलगाड़ी के अवशेष मिले। पशु पक्षियों के स्वरूप वाले खिलौने यहाँ मिले, यानी खिलौने मिले वो, लेकिन उनका स्वरूप कैसा है? पशु पक्षियों के स्वरूप जैसे खिलौने मिले और खिलौना बैलगाड़ी मिली। यहाँ तांबे की चूड़ियां मिली, तांबे की चूड़ियां मिली। यहाँ विभिन्न औजार मिले, औजारों के अवशेष मिले। तोल के बाट, जो अपन तोलते ना, उन तोलने के बाट, तो बाट मिले। इसके अलावा यहाँ प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, प्राचीर युक्त किलेबंदी, तोल के बाट, औजार, औजारों के अवशेष, तांबे की चूड़ियों के अवशेष, पशु पक्षियों के स्वरूप वाले खिलौने और खिलौना बैलगाड़ी। और बेलनाकार मोहर आए, या फिर मिट्टी की मोहर आए, या मेसोपोटामिया मोहर आए। आपको ऑप्शन में आएगा कि ये ऑप्शन कालीबंगा से इनका कोई संबंध नहीं है। जब भी ये ऑप्शन आता है इसका मतलब इनको काटना है, कालीबंगा में रखना ही नहीं है। क्या नहीं रखना है? कालीबंगा में मंदिर के अवशेष नहीं मिले, कोई मंदिर का अवशेष नहीं मिला, ना ही लोह धातु के अवशेष मिले, ना ही घोड़े के अवशेष मिले, ना ही नहरों के अवशेष मिले, ना ही शैलचित्र के अवशेष मिले, और ना ही मातृदेवी की मूर्ति मिली, और ना ही चावल के अवशेष मिले। और वर्तमान में हनुमानगढ़ में चावल होते तो आप समझ जाएंगे चावल के अवशेष मिले होंगे। नहीं, चावल के अवशेष कालीबंगा में नहीं मिले। तो अभी नहर भी गुजर रही है हनुमानगढ़ से, तो आपके दिमाग से ये भ्रांति दूर कर देना, वहां नहर के कोई अवशेष नहीं मिले, वहां घोड़े के कोई अवशेष नहीं मिले, लोहा धातु के कोई अवशेष नहीं मिले, मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले, और शैल चित्र के भी कोई अवशेष नहीं मिले। तो मंदिर के कोई अवशेष नहीं, लोहा धातु के कोई अवशेष नहीं, घोड़े के कोई अवशेष नहीं, नहर के कोई अवशेष नहीं, शैल चित्र के कोई अवशेष नहीं, मातृ देवी की मूर्ति के कोई अवशेष नहीं, चावल के अवशेष नहीं। ये ध्यान रखे, मंदिर, कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिले, लोहे से बनी कोई आकृतियां वहां नहीं मिली, और घोड़े के अवशेष नहीं मिले वहां से, वहां मातृ देवी की मूर्ति तक वहां से नहीं मिली, वहां चावल के अवशेष तक नहीं मिले, और वहां नहर के अवशेष, नहरों के अवशेष भी वहां नहीं मिले। और ऐसा माना जाता है कि घग्गर नदी सूख गई होगी, और सूखने से धीरे धीरे इस संस्कृति का, इस सभ्यता का विनाश हुआ है। राजस्थान सरकार के सूखने से इस सभ्यता का धीरे धीरे विनाश हुआ है, ऐसा माना जाता है। राज्य सरकार ने 1985 के अंदर 1985 में एक म्यूजियम की स्थापना की है वहां का। अंतिम ये स्लाइड है, कालीबंगा के जो एक क्वेश्चन ये आया था आरएस के अंदर, उसी को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कालीबंगा के प्राक हड़प्पा से संबंधित स्थल पाकिस्तान के कोट दीजी से भी प्राप्त हुआ। यानी पाकिस्तान का एक स्थान है कोट दीजी,
उस कोरदिजी से भी ये अपने कालीबंगा के प्राक हड़प्पा से संबंधित जो स्थल है वो पाकिस्तान के कोरदिजी से भी प्राप्त हुए हैं। अब हम ईंटों के बारे में हमने पहले बढ़ा दिया था। कच्ची ईंटों का प्रयोग मकानों में हुआ, चबूतरों में हुआ, और पक्की ईंटों का उपयोग नालियों में हुआ, शौचालयों में हुआ, कुओं के अंदर भी पक्की ईंटों का उपयोग हुआ, और भट्टी में हुआ। भट्टी हो गई, कुएं हो गए, नालियां